हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, डॉक्ट्रिन्स या इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या थे बुद्धिज़्म के, जो कि गौतम बुद्ध ने बोले। ठीक है, जो बुद्धा के प्रिंसिपल्स का जो कोर है ना, जो एक आप कह सकते हो कि जो कोर फिलॉसफी है उनकी, वो ना एक्सप्रेस होती है चार नोबल ट्रुथ में। अब ये चार नोबल ट्रुथ कुछ ऐसे नहीं है जो कि इंसान को बोलने चाहिए। ये है एक प्रकार से जीवन के चार सच। ठीक है, विच नोबडी कैन इग्नोर। ये होते हैं चार नोबल ट्रूथ। इनको बोला क्या जाता है? इनको बोला जाता है पाली में, प्राकृत लैंग्वेज में, अरिया सचानी। अरिया सचानी, सच लिखा हुआ ना, SACHCH, सच, सचानी। ठीक है, उसके बाद अष्टांगिका मार्ग। अष्ट का मतलब आठ। ठीक है, तो 8 फुट पाथ। फिर एक है मिडिल पाथ का कंसेप्ट, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट एंड अटेनमेंट ऑफ निबन और निर्वाण, यानी कि एनलाइटनमेंट। ठीक है, तो ये सारी बुद्धा की डॉक्ट्रिन्स हैं। एक एक करके हम इनको समझेंगे आराम से। बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स को एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि दे आर जस्ट लाइक अ राफ्ट। एक बोट है जो कि एक तेज गति की धारा वाली नदी को क्रॉस करने में मदद करेगी और आपको अल्टीमेटली जीवन में जो भी सफरिंग होती है उससे निकाल देगी, अगर आप मेरी टीचिंग्स को फॉलो करते हो तो। क्योंकि मैंने एनलाइटनमेंट अटेन कर रखा है और मैं आपको बता सकता हूं कि जीवन का या जीवन को जीने का राइट पाथ क्या है, जीवन के अंदर कौन कौन सी सच्चाइयाँ हैं जिनसे इंसान को रूबरू होना चाहिए, कौन से ऐसे कर्तव्य हैं जिसका इंसान को पालन करना चाहिए। एक बार अगर ये उथल पुथल जो मची हुई है जीवन में, जो ये नदी है, जो ये धारा है, अगर आप एक बार इसको क्रॉस कर लेते हो, वी डू नॉट नीड टू काट द राफ्ट अराउंड विद अस। तो आप बार बार नाव को इधर से उधर लेकर जो है वो घूमोगे नहीं, और आपकी जो नैया है वो ऑटोमेटिकली पार लग जाएगी। आपको उस नदी को पार करने के लिए, जिसके अंदर बड़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, आपकी सफरिंग्स जो हैं, आपको मुशक्क़त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। योर लाइफ विल गो वेरी स्मूथ। तो दूसरे शब्दों में बुद्धा बेसिकली ये कहना चाहते थे। सबसे बड़ी बात तो बुद्धा कहते थे, देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी लाइन है। आप कभी भी किसी भी चीज़ से, किसी भी एक प्राणी से, इंसान से, कोई भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट से अटैच होकर मत रहो। यू शुड नॉट क्लिंग टू एनीथिंग। बुद्ध ये कहते थे, वक्त और हालातों के अनुसार मेरी टीचिंग्स भी बदल जाएंगी, उससे भी अटैचमेंट मत रखो। और इसी बात को लेकर भिड़प हो जाती है। जो इनके फॉलोअर्स थे ना, श्रेया, जो डिसाइपल्स थे, वो इसी बात को लेकर भिड़ जाते हैं आगे चलकर कि अरे देखो इतनी महान महान बातें करते थे, ऐसी बातें तो भगवान ही बोल सकता है। अब कुछ जो प्रैक्टिकल जो लोग थे, जो डिसाइपल्स थे, वो बोलते थे नहीं, वो तो खुद अच्छा रास्ता बताना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने ऐसा बोला। दूसरे डिसाइपल्स कहते थे नहीं, भगवान का अवतार है, इनका तो मूर्ति पूजन होना ही चाहिए। और तब जाकर पहला डिवीजन होता है बुद्धिस्ट के स्कूल्स में, हीनायान और महायान। ठीक है, तो वन शुड नॉट क्लिंग टू एनीथिंग इंक्लूडिंग हिज टीचिंग्स। टीचिंग्स जो हैं दे आर ओनली उपाय। हम कहते हैं ना कि इस चीज़ का उपाय कर लो, ये कर लो। एक स्किलफुल मीन्स और एक्सपीडियंट टूल्स, मतलब आपको कोई भी काम, आपका कोई भी काम आसान जो चीज़ बना दें, या आपके रुके हुए काम को जो पूरा कर दे, वही होते ना उपाय। बुद्धा कहते थे ये कोई डॉगमा नहीं है। डॉगमा का मतलब होता है ये कोई एक फिक्स्ड रूल या फिक्स प्रिंसिपल नहीं है। इट इज जस्ट, मतलब ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो डॉक्ट्रिन है, इट इज जस्ट फिंगर्स पॉइंटिंग एट द मून
एंड वन शुड नॉट कंफ्यूज द फिंगर फॉर द मून। मतलब मून क्या है, कहने का तरीका क्या है, अल्टीमेट सच्चाई, जाना वहां तक है, और उसके लिए जो उंगलियां जो इशारा कर रही हैं वो बुद्धा की टीचिंग्स हैं। टीचिंग्स को कभी भी ये मत समझना कि बस हमें टीचिंग्स जो है ये मिल जाएं और उसके बाद हमारी नैया पार लग जाएगी, हम एनलाइटनमेंट अटेन कर लेंगे और लाइफ विल बी स्मूथ। वहां तक मुशक्कत और मेहनत करनी पड़ेगी। तो बुद्धा की टीचिंग्स के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया छोटा सा, ज़्यादा फिलोसफिकल तो नहीं लगा? अब फिलोसफिकल तो है, मैं भी कैसी बातें पूछ रहा हूँ आपसे कि ज़्यादा फिलोसफिकल तो नहीं लगा। फिलोसफिकल तो है ही है पूरा का पूरा, लेकिन फिर भी समझ में आया। बताओ, क्लियर है? तो इनकी जो टीचिंग्स हैं, इनके 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। एक तो बुद्धा इस टीचिंग का खुद एक इंपॉर्टेंट पिलर है। बुद्धा ही नहीं होते तो टीचिंग कौन देता? ठीक है, ही वॉज द फाउंडर एंड टीचर ऑफ हिज टीचिंग्स, बुद्धिस्ट टीचिंग्स। धम्म, जो इनकी टीचिंग्स हैं उनको धम्म बोला जाता है। अब धम्म क्योंकि ना नॉर्मल टीचिंग्स नहीं होती हैं, ये आपको जीवन का एक रियल अस्तित्व, दायित्व और आपको किस मार्ग पर चलना है, इन सारी चीज़ों से रूबरू करवाती हैं। और तीसरी चीज़ है संघ, ऑर्डर ऑफ द बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन्स हु एक्टेड एज टॉर्च बेरर्स। निराशाओं वाले रास्ते में, जीवन के कठिन रास्तों में जब आपकी नैया पार नहीं लग रही होगी, ये आपकी मदद करेंगे कि कैसे आप भी एक धम्म वर्शिपर बन सकते हो या उपासक बन सकते हो। एंड इट सर्व्ड एज अ मेजर फैक्टर इन द स्प्रेड इन द डिसेमिनेशन ऑफ बुद्धास डॉक्ट्रिन। क्योंकि बुद्धा खुद हर किसी से नहीं मिल सकते थे, हर किसी के पास नहीं जा सकते थे, ये टीचर्स की आवश्यकता थी। और ये टॉर्च बेयरर्स किसको कहा जाता है श्रेया? जैद बोधिसत्वास, नहीं, बोधिसत्वास। जरूरी नहीं है हर भिक्षु भिक्षुनी बोधिसत्वा बनी जाएगा। मैं सबको पढ़ा रहा हूँ कि सबका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो टॉर्च बियरर्स मतलब बुद्धा को अच्छे से फॉलो करेंगे कुछ लोग, उनके डिसाइपल्स, सॉरी, जिन्होंने मोनेस्ट्री को ज्वाइन कर रखा है, और अल्टीमेटली वही एनलाइटनमेंट, वही अंदर से जागरूकता जो बुद्धा ने अटेन करी, ये वो अटेन करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, महापरिनिर्वाण अटेन कर सकते हैं। सॉरी, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण तो इवेंट बुद्धा को डेडिकेट करा जाता है। शरीर त्याग सकते हैं इच्छा अनुसार, इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि दूसरे लोगों को जीवन की राह, जीवन का मकसद बताना चाहते हैं। तो वाइल स्ट्रगलिंग फॉर एनलाइटनमेंट, जब बुद्धा जो है वो एनलाइटनमेंट की प्राप्ति के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो बुद्धा ने ये देखा कि जीवन का रस ना 4 सच्चाइयों में छुपा हुआ है, और ऐसी सच्चाइयाँ जिनसे कोई भाग नहीं सकता। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, दीज 4 नोबल ट्रुथ मीन्स जीवन के 4 सच विच नोबडी कैन इग्नोर। अब देखो, जो जिस रास्ते से गुजरा होता है ना, उसको पता होता है कि इस रास्ते में क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी, उन चुनौतियों को दूर कैसे करना है, ताकि अगर हम किसी को गाइड करें तो उसका टाइम वेस्ट ना हो। अब बुद्धा आपको पता है ना, बहुत बार मेडिटेशन को लेकर सफरिंग जो है वो सहन कर चुके थे, फेलियर जो है वो देख चुके थे। वो पहले इधर गए उधर गए और उनको कहीं पर भी मतलब सक्सेस नहीं मिली। उस ज़माने के 2 महान गुरुओं के साथ उन्होंने मेडिटेशन करी, अलारा कलामा, है ना, रामपुत्ता, लेकिन फिर भी ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। और आपको पता भी है कि 5 जो एसेटिक जो मंक्स होते हैं वो उनको छोड़कर चले जाते हैं, है ना, कि इनसे तो कुछ होता ही नहीं है, प्रोग्रेसिनेट करते रहते हैं, तो सिर्फ ड्रामेबाजी करते रहते हैं। फिर बुद्धा जब एक दृढ़ संकल्प लेते हैं कि मैं उठूंगा ही नहीं जब तक मैं जीवन की सच्चाई जान ना लूँ।
तब जाकर उनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति होती है। तो जब वो एनलाइटनमेंट की प्राप्ति के लिए मेहनत और मुशक्कत कर रहे थे इतने दिन तक, बुद्धा ने डिस्कवर करा कि देयर आर 4 नोबल ट्रुथ्स, धम्म, विच फॉर्म द सेंट्रल टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। अब ये 4 नोबल ट्रुथ क्या है? नंबर 1, जीवन का सबसे पहला सच है, जीवन, अगर आपने इंसानी जीवन में जन्म लिया है, इंसानी रूप में जन्म लिया है, आपको दुख, कष्ट, परेशानियां और चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा, वो इनएविटेबल है। आप कहो कि हमें जीवन में आज तक किसी भी प्रकार की कोई सफरिंग ही नहीं हुई है, तो ये आप अपने आप से भी झूठ बोल रहे हो और ये आपके जीवन का सबसे बड़ा झूठ है। बुद्धा का कहना था, हर एक इंसान की एक दुखती हुई रग होती है जिसे कई लोग दूसरों को बताते हैं और कई लोग मरते दम तक अपने अंदर ही अंदर छुपा कर चलते हैं। जीवन के साथ सफरिंग अटैच है। दूसरा सच, हमेशा हमारी सफरिंग का एक रूट कॉज होता है। आप क्यों सफर कर रहे हो उसके पीछे कारण होता है। अब ये दो बातें तो बड़ी नेगेटिव कोनोटेशन वाली लग रही हैं, लेकिन तीसरा सच, अगर सफरिंग हुई है किसी रीजन की वजह से, तो एक रीजन ऐसा भी मिलेगा जीवन में जो कि ढूंढ पाओगे तो आपकी सफरिंग निश्चित तौर पर खत्म हो जाएगी। और जीवन की सफरिंग को अगर खत्म करना है तो आपको अष्टांगिका मार्ग को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि 8 फोल्ड पाथ। मैंने जैसा कि आपको यहाँ पर बताया, ये अष्टांगिका मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। मार्ग मतलब रास्ता, अष्टांगिका मतलब 8 फोल्ड। यानी कि आपको जब भी 8 फोल्ड पाथ के बारे में लिखना पड़ेगा या लिखने को आए कभी भी, उससे पहले हमेशा आपको क्या हाईलाइट करना है? 4 नोबल ट्रुथ को। और जब भी आप 4 नोबल ट्रुथ की बात करोगे तो चौथी सच्चाई है जीवन की, उसके साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा? 8 फोल्ड पाथ। ठीक है। नंबर 1, पहले हम इन सारे जो जानते हैं इसको 4 नोबल ट्रुथ को, द ट्रुथ ऑफ सफरिंग, इसको कहा जाता है दुख। बुद्धा अपने शिष्यों को यह पढ़ाते थे कि एवरीथिंग इज सफरिंग, और इसको बोलते थे वो सबम दुखम। हर चीज से आपको सफरिंग मिलेगी, क्योंकि इंसान किसी चीज को लेकर खुश रह ही नहीं सकता। अब बेसिकली बुद्धा ने यहां पर लेकिन एक अच्छी चीज ये भी बोली, एक्चुअल पेन और सौरो तो किसी चीज से होता ही नहीं है। किसी भी चीज में, किसी भी इंसान में इतनी क्षमता तो होती ही नहीं है कि वो आपको दुख दे जाए, कष्ट दे जाए और आपको दुखी कर जाए। उन चीजों का एक्सपीरियंस अगर आप लेते हो और उसको आपने अपने जहन में, दिलो दिमाग में कितना बड़ा बना रखा है, उसकी वजह से आपको दुख होता है। जैसे अगर कोई पर्सन है और मान लो कि कल आपका एग्जाम है, आप एक रात पहले आप पार्टी कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, फोन कॉल पे लगे हुए हो, जो भी है, आपको मतलब जो पढ़ना चाहिए था उस रात को, आप वो पढ़ने की बजाय आप टाइम वेस्ट कर रहे थे इधर से उधर, तो आपको सफरिंग डेफिनेटली होगी। अब गलती एग्जाम की या आपकी क्षमता के अंदर नहीं है, आपने जिन चीजों को एक्सपीरियंस करा, एक साइड तो आपको प्लेजर देकर वो चली गई, लेकिन ये सफरिंग को भी आप एक्सपीरियंस इसलिए कर रहे हो क्योंकि
आपने उसका दायित्व, आपने उसका मीनिंग जो है, नॉट दायित्व, नॉट जिम्मेदारी, लेकिन जो मीनिंग है उस इवेंट का, वो आपने किसी और वे में इंटरप्रेट करा कि आपको लगा था कि चलो यार एग्जाम ही तो निकल तो जाएगा ही। बुद्धा का ये कहना था, जब उन्होंने जीवन की 4 सच्चाइयों के बारे में बताया और दुख के बारे में बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी इंसान में, किसी भी वस्तु में इतनी क्षमता होती ही नहीं है कि वो आपको दुख या कष्ट पहुंचा सके। वो दुख या कष्ट आपको होता इसलिए बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल टू एक्सपीरियंस दीज थिंग्स एंड सच पर्सन्स, सच ऑब्जेक्ट्स, सच इवेंट्स। आप दिमाग में किसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हो, किसकी बातें आपको प्रभावित करती हैं, किन चीज़ों से आपको कष्ट मिला, दुख मिला, दर्द है या पीड़ा है, मानसिक हालत आपकी या शारीरिक हालत किस वस्तु या किस इंसान की वजह से है, वो जो एक्सपीरियंस आपने कर रखा है वो है जीवन का पहली सच्चाई। ये बनेगा आपका दुख। और दुख हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, एंड अटैचमेंट ऑलवेज लीड्स टू सफरिंग। उसके बाद हर दुख के पीछे कारण है, द ट्रुथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, इसको कहा जाता है समुदाय। सफरिंग आपको होगी, लेकिन आपको वो रीजन पता होना चाहिए कि किस रीजन की वजह से, किस कॉज की वजह से आपको सफरिंग हो रही है। और बुद्धा का ये कहना था, जो डिजायर होती है ना, तृष्णा, इट इज अ मेन कॉज ऑफ सफरिंग। आपको रोज किसी से बात करते करते किसी की आदत लग गई है, रोज कुछ खाते खाते अगेन उस फूड स्टफ के टेस्ट की आदत लग गई है, कोई चीज देखते देखते आंखों को वो चीज काफी ज्यादा आकर्षित करती है। अलग अलग केसेस में बात करने की आदत, खाने की आदत या कुछ देखने की आदत, आपने इनको इतना हावी कर लिया अपने ऊपर कि अगर ये आपको एक पल के लिए ना मिले तो आपका शरीर, दिलो दिमाग ऐसा बेचैन हो जाता है जैसे एक ड्रग एडिक्ट को ड्रग्स ना मिले। हमेशा आपकी डिजायर किसी इवेंट, किसी चीज, किसी खाने पीने की वस्तु को लेकर, किसी पर्सन को लेकर जो होती है, यह बनता है आपका मेन कॉज ऑफ सफरिंग। क्योंकि जब तक वो डिजायर पूरी होती जाएगी यू विल बी हैप्पी, लेकिन जिस दिन वो चीज आपसे छिनी आपको होगा दुख। तो देयर इज अ रीजन एंड कॉज बिहाइंड दुख, समुदाय कॉज होता है। जीवन की सच्चाई लेकिन इस चीज में भी है कि आप अपने दुख को खत्म कर सकते हो, जिसको कहा जाता है निरोध। कैसे? दिस सफरिंग कैन बी एंडेड बाय अटेनिंग एनलाइटनमेंट, निबन या निर्वाण। अब इसके लिए रास्ता क्या अपनाना पड़ेगा? इसके लिए 8 मार्ग वाले रास्ते पे चलना पड़ेगा, अष्टांगिका मार्ग। एंड देयर इज अ पाथ दैट लीड्स टू द एंड ऑफ सफरिंग। ठीक है? बुद्धा ने लोगों को यह बोला था कि तुम पढ़ो, मेडिटेट करो, सोचने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करो और ऐसे तरीके से काम करो इन वेज दैट कैन हेल्प देम कम टू अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच ऑफ दीज 4 नोबल ट्रूथ, ताकि तुम अपने अंदर झांक सको कि क्या तुम्हें किसी बात का दुख है, अगर है तो उसके पीछे रीजन क्या है। उस दुख के रीजन को अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि तुम उस दुख को खत्म कैसे कर सकते हो। और अष्टांगिका मार्ग
बुद्धा ने बोला वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम सबसे पहले ये दो चीज आइडेंटिफाई करो, एक तुम्हारा दुख क्या और दुख की वजह क्या। तो बुद्धा ने बोला कि जो भी बुद्धिस्ट संघ का पार्ट है उनको स्टडी, मेडिटेशन, थिंकिंग और इस तरीके से काम करना चाहिए, that can help them come to a full understanding of each of these four noble truths and to stay on the path that will lead them through peace and happiness. Paradoxically जो eightfold path है, it is more about unlearning rather than learning. अब इसको समझते हैं। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये चीज कोई फिलोसफिकल नहीं है। साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट में एक थ्योरी आती है और वो थेरेपी भी होती है। ध्यान से समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। देखो, जब किसी भी पर्सन को, मे नॉट गॉड डू सो, कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है तो उसे अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। किसी को काउंसलिंग सेशन दिया जाता है, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं उसके दिमाग में, किसी को दवाइयाँ दी जाती हैं। अब जब डिसऑर्डर पर्सन के अंदर शुरू होने वाला था, जब उसका मानसिक हालत जो उसकी बिगड़ने वाली थी, और उससे पहले अगर उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया तो एक बहुत फेमस थेरेपी होती है, और सबसे प्यारी थेरेपी, जिसमें आपको कोई करंट के झटके दिमाग को नहीं लगवाने पड़ेंगे, किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी। यहाँ पर आप अपने खुद के काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट बनकर अपनी मदद कर सकते हो। बस आपको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है इन द फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर। और थेरेपी का नाम होता है बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी का एक कोर प्रिंसिपल होता है क्या? बिहेवियरल थेरेपी बोलती है कि अगर आप एक मानसिक रोगी हो गए हो किसी भी एक चीज के, अगर इफ यू आर रीचिंग इनटू दैट सिचुएशन जहां पर आप डिसऑर्डर डेवलप करने वाले हो, तो डेफिनेटली कुछ कॉज है उसके पीछे, बिल्कुल है। आपने वो जो कॉज है वो क्या है? आपका व्यवहार जो है, आपकी हैबिट्स, आपकी हरकतें, उन्होंने जो एक पैटर्न बना लिया है, उसकी वजह से आप सफर कर रहे हो, यानी कि आपकी लर्निंग। तो अब सॉल्यूशन क्या देती है थेरेपी? ये थेरेपी सॉल्यूशन ये देती है दैट whatever you have learned, if it is toxic or unproductive for you, then everything should be relearned. तभी तो साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हमारे देश में फेमस नहीं हो पाए, क्योंकि जो बातें वेस्टर्न थेरेपीज और ये जो साइकोडायनेमिक ट्रीटमेंट्स और ये सब जो बातें करते थे, आप इसी थेरेपी को देख लो, बिहेवियरल थेरेपी, ये हम बातें प्राचीन भारत में, प्राचीन इतिहास में ऑलरेडी कर चुके थे। बताओ श्रेया, ये बिहेवियरल थेरेपी कुछ अलग है क्या बुद्धा की इस वाली बात से, टीचिंग से?
है कि नहीं? बिल्कुल सेम, बस वही उन्होंने वो वेस्टर्न फ्लेवर के साथ बोला, हम यहाँ देसी बात कर रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। देखो, इंसान एक दिन में सिगरेट पीना नहीं सीखता है। आपका कोई भी काम करने का अगर मन कर रहा है, जैसे मतलब मान लो कि आपके घर के पास कोई एक मोमोज कॉर्नर स्टार्ट हुआ है, आप अपनी फ्रेंड के साथ गए, अपने दोस्तों के साथ गए, एक दिन आपने मोमोज खाए, 2 दिन खाए, 3 दिन खाए, अब आपकी ज़बान पे वो टेस्ट चढ़ता चला जा रहा है, और आपको अब वो हर ऑल्टरनेटिव डे, हर हफ्ते में 2-3 बार वो खाने का मन करता है, जिसकी वजह से आपका जो हेल्थ है वो ख़राब हो रही है, आपका स्टमक अपसेट रहने लगा है, और अल्टीमेटली फिगर ख़राब हो रही है। अगर ऐसा है तो ये एक बिहेवियर ही तो है, ये एक हैबिट ही तो है। अगर ऐसी हैबिट को लर्न कर लिया है कि वो आपके लिए टॉक्सिक या अनप्रोडक्टिव है, तो रीलर्निंग भी तो करी जा सकती है। क्यों ऐसे 2 कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि सिर्फ कचड़ा खाना पसंद करते हैं, और दूसरे जो एक्सरसाइज और हेल्थ ओरिएंटेड होते हैं? क्यों किसी को डेली कुरकुरे खाना पसंद होता है, और क्यों कोई डेली ऐसा पर्सन होता है कि जो कि हेल्दी मील खाता है, लाइक कॉर्नफ्लेक्स या ओट्स या दलिया? ये चीज़ है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर लर्निंग। अगर लर्निंग गलत है तो सफरिंग तो पक्का मिलेगी मिलेगी। वापस आओ, तो 8-fold पाथ जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, मैंने आपको देखो इतना डिटेल में बता दिया बिहेवियर थेरेपी के साथ कनेक्ट करके। इट इज मोर अबाउट अनलर्निंग। अनलर्निंग क्यों? क्योंकि 8-fold पाथ को आप यूज क्यों कर रहे हो? आपको दुख है, इस वजह से आप उस दुख को मिटाना चाहते हो, आपने कॉज भी आइडेंटिफाई कर लिया उसका, और अब आप अष्टंगी का मार्ग पे जाकर निबन को, निर्वाण को, एनलाइटनमेंट को अटेन कर उस दुख का निवारण करना चाहते हो। तो आपको जिसकी वजह से जो दुख है, तो ऑब्वियसली बात है आपने लर्निंग गलत करी ना, तभी तो आप सफर कर रहे हो। तो इट इज मोर अबाउट अनलर्निंग रेदर देन लर्निंग। दैट इज टू लर्न इन ऑर्डर टू अनलर्न एंड अनकवर। मतलब अब आपको उस ज्ञान की प्राप्ति करनी है कि आप कैसे गलत चीजें जो आपने लर्न कर रखी हैं उसको भुला सको, और उनको अनकवर कर सको। अनकवर मतलब क्या? सच्चाई से जो अभी तक आप भाग रहे थे, अब उसको फेस करने का टाइम आ गया। आपको भी पता है, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कि आपका स्टमक अपसेट मोमोज खाने की वजह से, जो कि अभी तक आप नहीं खा रहे थे, और 1 महीने के अंदर आपने खाए तो इतने खाए जो कि आपने पूरी लाइफ में कभी नहीं खाए। तो वो रीजन एक छोटा सा आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार मेरी सामान को आदत लग गई, इसकी टेस्ट लग गया। तो मुझे सबसे पहले तो इस दोस्त के साथ या इनके साथ शाम को जाना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग खा रहे होते हैं, फिर मुझे भी फोर्स करते हैं, फिर मुझे भी खाना पड़ता है। और मैं इस एक्टिविटी में नहीं था या नहीं थी, इतना अनहेल्दी हम कभी नहीं रहे हैं, तो अब ऐसे लोगों का साथ हमें छोड़ना पड़ेगा। ये जिस दिन ये रियलाइजमेंट हो गई, तो दिमाग में जो न्यूरॉन्स का एक पैटर्न बन रखा होता है वो टूटता है। वो समझ जाते हैं न्यूरॉन्स कि नहीं, अब इसको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है दिमाग में। अब इसको वो हरकतें दोबारा करवाना जिससे इसको लत हमने लगवाई 21 दिनों के अंदर, अब ये समझ गया। इसलिए तो जब भी आप किसी की आदी हो जाते हो ना, आप कभी किसी चीज़ को सोच के देखना, छोड़कर देखना, और फिर अपनी थिंकिंग के ऊपर वर्क करना। अगर वो कोई चीज़ ऐसी है जिससे आप अटैच हो, तो आप ना काफ़ी दिन तक रोते हो, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता, आप उदास होते हो, आपका सर दर्द होता है। और वो कोई अगर खाने पीने की चीज़ है, स्पेशली कैफीन, आपका सर भयंकर तरीके से दुखता है, दिमाग की नस दुखती है। जैसे कहते हैं कि कभी भी ना चाय को, कैफीन को एक बार में नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार में छोड़ने को कहते हैं इंग्लिश में कोल्ड टर्की मेथड। इससे आपकी बॉडी में शिवरिंग होने लग जाती है। मतलब आप मान लो कि आप दिन में 18-18 कप कॉफ़ी पीते हो, चाय पीते हो, कैफीन इनटेक करते हो, दारू पीते हो। दारू की तो बात नहीं होती यहाँ पर, कैफीन की बात होती है। कोल्ड टर्की मेथड ही नाम उसका उसके लिए यूज़ होता है, कैफीन के लिए। तो आपके हाथ कप कपाएंगे, आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा पूरा का पूरा, आपको आलस बहुत टाइम तक आता रहेगा। बेटर ये है कि आप अपने दिमाग को फूल करो, न्यूरॉन्स को धीरे 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 करते करते
इस तरफ लेकर आओ कि आप 4 कप से 2 कप, 2 कप से 1 कप, आधा कप, और उसके बाद गायब भी कर दो, तो दिमाग को एक दिन पता ही ना चले ये चीज़ गायब कैसे हो गई। क्योंकि ऐसे में आपका दोबारा मन करेगा कि हम थोड़े से इनएक्टिव हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, और हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बॉडी शेवर कर रही है, ऐसे कैसे ही रह पाएंगे, तो चलो यार पी लेते हैं, कोई बात नहीं। दिस पाथ कंसिस्ट ऑफ 8 interconnected activities, and it is a process that helps one to move beyond the conditioned responses. conditioned responses होता है, इसलिए मैंने आपको साइकोलॉजी के बारे में पहले बताया। कंडीशन रिस्पॉन्सेस, जब आप किसी के एसोसिएशन में कोई चीज लर्न करते हो और फिर उसको रिपीटेड वे में करते 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 उसको अपनी एक हैबिट बना लेते हो, वो होता है कंडीशन रिस्पॉन्स, बिहेवियर पैटर्न। मैं आपको यहां पर एक चीज बताता हूं, छोटी सी चीज है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 मिनट 1 मिनट। देखो क्या है, एक बार ना एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा गया था, रियल एक्सपेरिमेंट था ये। डॉग के ऊपर जब ये एक्सपेरिमेंट करा गया, इसमें एक डॉग के सामने एक प्लेट लाकर रख दी जाती थी, उसके अंदर उसको फिर खाना परोसा जाता था, और खाना देने से पहले, जस्ट पहले, एक बेल बजाई जाती थी। मान लो 4 PM को वो बेल बजती और 4 PM पे ये प्लेट आ जाती, खाना आ जाता डॉगी का। ये प्रक्रिया चलती रही 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना। एक टाइम ऐसा आया कि जब बेल जब बजती थी और खाली प्लेट भी रखी जाती थी, तो कुत्ता उसके बाद सलाइवा निकालने लगा, उसके मुंह में लाल टपकती थी कि मालिक मेरे को खाना देगा। क्यों? उसने ये चीज एसोसिएट कर ली कि जब बेल बजती है वो एक इशारा होता है कि खाना आ गया। इसको कहते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स। आपको एक हैबिट बताऊं मैं, लोगों की संसार में कभी भी कोई भी नशा पदार्थ धूम्रपान करने वाला इंसान जो होता है ना, पियक्कड़ इंसान या चेन स्मोकर या कुछ भी, रेयरली ऐसा होता है कि वो अकेले ड्रिंक या स्मोक करे। उसने क्योंकि वो लत किसी एक ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ या कई एक दोस्त के साथ सीखी होती है, तो उसको ज़्यादा खुशी ना ऐसे मिलती है कि चल यार किसी के साथ हम ड्रिंक कर लेते हैं, किसी के साथ हम स्मोकिंग कर लेते हैं, कोई तो मिले। ये होते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स। तो देखो फिर से पढ़ो। दिस पाथ कंसिस्ट ऑफ 8 इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज एंड इट इज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स वन टू मूव बियॉन्ड द कंडीशन रिस्पॉन्सेज। जो आपने लर्न कर रखा है ऐसा किसी चीज के एसोसिएशन में, एक बिहेवियर पैटर्न बना रखे हैं आपने इनको, जो कि आपका जो ट्रू नेचर है ना उसको छुपा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब रियलिटी में वो पर्सन ऐसा नहीं है, लेकिन हो क्यों गया? अपने बिहेवियर पैटर्न की वजह से, अपनी हैबिट की वजह से। और ये सारी चीजें, ये सारी एक्टिविटीज, आपका बिहेवियर पैटर्न एक रुकावट बनेगी आपके कौन से सपने के लिए? एनलाइटनमेंट के लिए। तो अष्टांगिका मार्ग क्या हुए? नंबर 1, राइट विजन, समधिति। पहले मैं आपको बता देता हूं, जरा सारे बता देता हूं। अष्टांगिका मार्ग, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट,
right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. ये जो है ना राइट विजन, ये राइट अंडरस्टैंडिंग को ही बोला जा रहा है, ठीक है। समझती, इट सिग्निफाइज परफेक्ट व्यू और परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ रियलिटी एंड द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सच्चाई से भागो मत, रियलिटी को लेकर आपका एक परफेक्ट व्यू, क्रिस्टल क्लियर नजरिया होना चाहिए। सच्चाई को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी होनी चाहिए, और आप इस चीज से भी वाकिफ होने चाहिए कि कौन सा ऐसा रास्ता जो कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाएगा। दिस इज योर राइट अंडरस्टैंडिंग। सच्चाई के लेकर अंडरस्टैंडिंग एंड पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये हो गया आपका राइट विजन। दूसरा, राइट थॉट और राइट एटीट्यूड। सम संकल्प, it signifies having an emotional intelligence and acting from love and compassion। मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बताता हूँ क्या होता है, हमारे जीएस पेपर 4 में वैसे डिटेल में आएगा। देखो, एक होता है आईक्यू। आईक्यू को निकालने का शरह फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। अब आप पूछोगे ये क्या होती है? योर बायोलॉजिकल एज, सिंपल शब्दों में योर प्रेजेंट एज। मेंटल एज को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वगैरह की मदद से कुछ तार वार लगाकर वैसे पता लगाया जाता है, क्योंकि ये ब्रेन एज नहीं है। मतलब आप कहोगे कि 15 साल की उम्र तक दिमाग का विकास हो जाता है, वो तो फिर सबके पास ही है। मेंटल एज एक अलग चीज़ होती है, उसको थोड़ा सा क्वेश्चनिंग करके दिमाग में कुछ तारे लगाकर हल्का से बहुत लाइट एक करेंट्स पास करके, जो कि आपको फील भी नहीं होंगे, वो पता लग जाता है उससे। अगर आप इसको इससे डिवाइड कर देते हो, आपका आईक्यू आ जाता है। एवरेज आईक्यू 90 होता है। 70 से कम जो होता है आईक्यू, वो मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं। और 120 से जिसका ज़्यादा होता है, दे आर ऑफ सुपीरियर एबिलिटी, क्रिएटिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और अच्छा आईक्यू होता है उनका, एक्सेप्शनल लोग होते हैं। ठीक है, एवरेज है 90। एक होता है आईक्यू। अब आईक्यू के साथ एक होता है ईक्यू, इमोशनल कोशंट, और इसी के साथ आते हैं, पहले आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, और फिर जैसे आईक्यू होता है ना इंटेलिजेंस कोशंट, तो इमोशनल कोशंट। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड and have respect for one's emotions as well as for
अदर्स इमोशंस। आप अगर अपने इमोशंस को समझ पा रहे हो, अपने इमोशंस की भी कदर करो, अपने इमोशंस को भी समझो, और उसके साथ साथ दूसरे के इमोशंस को भी समझो। क्यों? संसार में ना दो तरीके के व्यक्ति हावी हो, यही होते हैं, मतलब दो ही तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं। एक जो कि दूसरों के लिए सब कुछ करते रहते हैं, पूरी जिंदगी निछावर कर देते हैं और खुद बन जाते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती है। आपको अपने इमोशंस का भी बहुत ख्याल रखना है। दूसरों की जितनी परवाह है तो अपनी परवाह भी उतनी करनी है। दूसरे वो कैटेगरी के लोग होते हैं जो सिर्फ अपने इमोशंस की परवाह करते हैं, उनको सिर्फ अपने इमोशंस की कदर होती है, दूसरे की फीलिंग्स, दूसरे की बातें, दूसरे की चिंता चाहे भाड़ में। ये भी नहीं होना चाहिए। और साइकोलॉजी क्या कहती है, समझ जाओ। साइंस और साइकोलॉजी कहते हैं जिन पर्सन्स के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी हाई होता है और भले ही उनके अंदर उसके बाद आईक्यू उनका कम हो, ऐसे लोग दे आर मोर सक्सेसफुल इन लाइफ। बिकॉज दुनिया के अंदर रियल तरीके से जब आप डीलिंग करोगे ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता आप कितने इंटेलिजेंट हो। अगर आपके अंदर बात करने की तमीज नहीं है ना, आपके शब्द दूसरों को खोखला कर देते हैं, उनको चुभते हैं। अगर आपके शब्द, आप किसी का दुख दर्द नहीं बांट पाते हो, या फिर ये भी बात है आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते रहते हो, अपने आप को खोखला करते चल रहे हो, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे जितना मर्जी इंटेलिजेंट बनने रहो। इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा हो जिस पर्सन के अंदर हो, वो भले ही पर्सन कम इंटेलिजेंट हो, ऐसे लोग जो होते हैं दे आर मोर सक्सेसफुल इन लाइफ। ठीक है, मैंने आपको जीएस पेपर 4 के कंटेक्स्ट में इसकी डेफिनेशन भी करवा दी, टॉपिक भी करवा दिया, और आईक्यू के साथ लिंक करके कंक्लूजन भी दे दी कि कैसे लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए श्रेया, आज के बाद आप क्या कहोगे कि ईक्यू ज़रूरी है या मतलब या आईक्यू ज़रूरी है? ईक्यू कुछ भी करो, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस उसका पैरामीटर होता है इमोशनल क्वेश्चन। ठीक है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि इमोशंस का कभी कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे होता तो इंटेलिजेंस का भी नहीं, लेकिन इसको फिर भी एक नंबरिंग दी जाती है, इसको निकाला जा सकता है बर्थ की एज के बेसिस पर। और इमोशन जो होती है ना, उनको ये बोला जाता है कि वहाँ पर क्रोनोलॉजिकल एज का कोई पैरामीटर नहीं होता। जैसे कुछ लोग होते हैं, इमोशंस की कदर करना, दूसरों की फीलिंग्स से रिस्पेक्ट करना और अपने आप को भी इमोशनली हेल्दी रखना, वो सीख जाते हैं बहुत कम यंग एज में। और कुछ लोग बड़े होने तक ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रहते हैं। बीवी छोड़ के चले गई, दारू पी रहे हैं बैठ के, वो एक मेच्योरिटी नहीं होती है। मेच्योरिटी सिर्फ इस बात से कभी भी नहीं झलकती है कि आप लिमिटेड बात करो, आप लिमिटेड स्माइल पास करो, आप बहुत सक्षम हो जिंदगी में, आप फालतू बातों पर हंसी मजाक नहीं करते हो। दिस इज नॉट मैच्योरिटी, इसको कहते हैं बोरियत। मैच्योरिटी वो होती है जो आती है, मैं साइंस और साइकोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ, ये मैं खुद का ज्ञान नहीं फैल रहा हूँ। मैच्योरिटी वो होती है जो आपकी इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस से बर्थ लेती है। ठीक है, हाँ, तो राइट थॉट और राइट एटीट्यूड में क्या था? इट सिग्निफाइज हैविंग एन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एक्टिंग फ्रॉम लव एंड कंपैशन। अब समझ गए लव एंड कंपैशन की बात क्या है? प्यार और कंपैशन किसके लिए दिखाना है? दूसरों के लिए सिर्फ? दूसरों के लिए, खुद के लिए भी दिखाना है। एक पर्सन जो अगर कभी अपने आप से प्यार नहीं करता, उसको अपनी हेल्थ की परवाह नहीं है, वो कभी भी पर्सन एक्सरसाइज या मेडिटेशन करेगा जिसको अपनी वेलबींग की परवाह नहीं है?
कचड़े खाएगा कि नहीं खाएगा वो हमेशा? ड्रिंकिंग स्मोकिंग करेगा कि नहीं करेगा? उसके बाद राइट और होल स्पीच, समवक, इट सिग्निफाइज क्लियर, ट्रुथफुल, अपलिफ्टिंग एंड नॉन हार्मफुल कम्युनिकेशन। जो कहना है साफ शब्दों में कहो, घुमा फिरा कर मत कहो, सच्चाई के साथ बोलो। आपकी बातें दूसरों को प्रेरित भी करनी चाहिए, इसको कहते हैं अपलिफ्टिंग। योर स्पीच शुड बी मोटिवेटिंग एंड नॉन हार्मफुल। आपकी बातें किसी को चुभे ना, क्योंकि फिजिकल थप्पड़ से भी कहीं ज़्यादा हार्मफुल होता है एक साइलेंट थप्पड़। ठीक है। उसके बाद राइट और इंटीग्रल एक्शन, सम कमंथ, इट सिग्निफाइज एन एथिकल फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। बुद्धा यानी कि अष्टांगिका मार्ग में हर एक पॉइंट में चले एक बात कर रहे हैं ना, अभी तक दिख गया होगा, देखो वन सेल्फ, यहाँ पर भी जो है लव एंड कंपैशन, इमोशनल इंटेलिजेंस। फर्स्ट केयर इज सेल्फ केयर, राइट। और बुद्धा अष्टांगिका मार्ग की शुरुआत इसी से कर रहे हैं ना। अगर आप अपने आप का ध्यान नहीं दे सकते हो, अपने इमोशंस का ध्यान नहीं दे सकते हो, तो दूसरों के साथ भी अच्छे से डील नहीं कर पाओगे। एक इंसान, अभी हम पढ़ेंगे इस फिलॉसफी को भी आगे, एक इंसान जो अपने जीवन से अपने आप से खुश नहीं है ना, वो कभी दूसरों को खुश नहीं रख सकता। सम पीपल आर ऑलवेज ऑन द कंप्लेनिंग मोड, ऑलवेज। ऐसा पर्सन किसी काम का नहीं होता है। तो इट इंक्लूड्स द 5 प्रिंसिपल्स, द 5 प्रिसेप्ट्स, ट्रेनिंग रूल्स which are like an ethical code of conduct governing the behavior of the monastic order and the common people। मतलब ये जो राइट एक्शन है ना, इसके अंदर 5 ट्रेनिंग रूल्स हैं, 5 प्रिंसिपल्स। नंबर 1, राइट एक्शन आपके कैसे पता लगेंगे? डू नॉट कमिट वायलेंस। आप इस बात की ट्रेनिंग लो कि टू अवॉइड टेकिंग द लाइफ ऑफ द बीन्स। अब ये जो प्रिंसिपल है, इट अप्लाइज टू ऑल लिविंग बींग्स, और सिर्फ ह्यूमंस पे नहीं। आप जानवरों को मारो काटो मत, रिचुअल्स के नाम पर, ट्रेडिशंस के नाम पर उनकी बलि मत दो। एज ऑल लिविंग बींग्स हैव अ राइट टू देयर लाइव्स एंड दैट राइट शुड बी रिस्पेक्टेड। डू नॉट covet the property of others, to undertake the training to avoid taking things not given। जो आपने नहीं कमाए या जो आपको नहीं मिला है, आप उस पर कभी भी अपनी नजरें मत रखो। और ये प्रिंसिपल ये कहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको चोरी चकारी नहीं करनी है, आप हमेशा उन चीजों को भी अवॉइड करो। वन शुड अवॉइड टेकिंग एनीथिंग unless one is totally sure that it is intended for him only। जो चीज़ आपका है, सिर्फ आप उसको अपने पास रखो जब आपको इस चीज़ का भरोसा कि ये आपके लिए ही है। उसके बाद किसी भी प्रकार के करप्ट प्रैक्टिसेस में या सेंसुअल बिहेवियर में एंगेज मत हो, इंडल्ज मत हो। सेंसुअल प्रेशर बेसिकली वो प्रेशर होते हैं, वो बिहेवियर होता है जो कि आपको आपके अंदर डोपामिन रिलीज करे और आपको हैप्पी बनाए। तो इसके अंदर क्यों इंडल्ज नहीं होना है? बिकॉज दिस इज अ भ्रम, बिकॉज ये टेम्पररी होगा। उसके बाद टू अंडरटेक द ट्रेनिंग टू अवॉइड सेंसुअल मिसकंडक्ट, दिस प्रिसेप्ट्स कवर ओवर इंडल्जेंस इन एनी सेंसुअल प्लेजर सच एज ग्लटनी और मिसकंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। कॉमन लोगों के लिए ये बोला गया था, सेलिबेसी वॉज रिप्लेस बाय चेस्टिटी।
अब सेलिबेसी का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य। अब कॉमन आदमी, जैसे कि मैंने बताया था ना श्रेक वाली बात, कि सैटरडे संडे सिर्फ जा रहे हैं विजिट करने के लिए, मोनेस्टिक ऑर्डर का पार्ट नहीं है, अब वो ब्रह्मचर्य का पालन करके क्यों रहेंगे यार? अपने घर परिवार के साथ, वाइफ के साथ रह रहे हैं, एक बच्चा हुआ है, दूसरे बच्चे की प्लानिंग कभी ना कभी तो होगी, चलो ठीक है। लेकिन चेस्टिटी का मतलब ये होता है आप सेक्सुअल प्लेजर्स में ओवर इंडल्ज मत हो। उससे क्या होगा कि आपका ध्यान फिर ऐसी चीज़ों के अंदर जाएगा जिससे शॉर्ट अमाउंट के अंदर डोपामिन जो है वो मिल जाता है, फिर एज अ पर्सन मेहनत नहीं कर सकता। ये इसका सिंपल सा रीज़न है। और जब भी सेक्सुअल प्लेजर को तो साइड हटाओ, जब भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपका डोपामिन या हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं बिना मेहनत करे, तो उसकी दिमाग को ज़्यादा आदत लग जाती है। लाइक गेम खेलना, कुछ खाना, शॉर्ट टर्म के अंदर किसी भी चीज़ की अचीवमेंट कर लेना जिसमें आपकी कोई मेहनत नहीं लगी, कोई आपका फिजिकल लेबर नहीं हुआ, हार्ड वर्क नहीं लगा जिसमें आपका, तो इससे क्या होता है आपकी विल पावर खत्म हो जाती है और प्रोक्रेस्टिनेशन जाग जाती है। उसके बाद डू नॉट स्पीक अ लाई। टू अंडरटेक द ट्रेनिंग टू रिफ्रेन फ्रॉम द फॉल्स स्पीच। दिस प्रिंसिपल कवर्स स्लैंडर, लाइंग, डिसीविंग एंड स्पीच that is not beneficial to the welfare of others। आपके शब्द, आपके शब्दों का उच्चारण, आपका झूठ बोलना, किसी के साथ मक्कारी करना, या आपके मुख से कोई भी वाणी वचन निकलना, अगर वो दूसरों के लिए, दूसरों के वेलफेयर के लिए सही नहीं है तो मत बोलो उसे। हाँ, और पांचवा है डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट्स। ये सारा याद रखना, ये पांचों जो चीज़ें हमने पढ़ी ना, ये राइट एक्शन का पार्ट है। डू नॉट कमिट वॉयलेंस, डू नॉट स्टील द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, डू नॉट एंगेज इन करप्ट और सेंशुअल बिहेवियर, डू नॉट स्पीक अ लाई एंड डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट्स। धूम्रपान मत करो। टू अंडरटेक द ट्रेनिंग टू एब्सटेन फ्रॉम सब्सटेंसेस विच कॉज इंटॉक्सिकेशन एंड हीडलेसनेस। अब ये जो प्रिंसिपल है ये एक स्पेशल कैटेगरी का प्रिंसिपल है, एज इट डज नॉट इन्फर टू एनी इंट्रिंसिक इविल। सिर्फ दारू की बात नहीं हो रही यहाँ पर, बट इट बिलीव्स दैट इंटेलिजेंस इन सच सब्सटेंस इट कुड बी द कॉज ऑफ ब्रेकिंग द अदर फोर प्रिसेप्ट्स। अगर आप किसी भी ऐसे धूम्रपान, मदिरा का अगर आप यूज़ करते हो तो उससे बाकी चार प्रिंसिपल्स भी आपके खराब हो सकते हैं। क्यों? आप नशे की हालत में वॉयलेंस कमिट कर सकते हो, दूसरे की प्रॉपर्टी को, दूसरों को हार्म पहुंचा सकते हो, करप्ट प्रैक्टिसेस या सेंसुअल बिहेवियर के अंदर एंगेज हो सकते हो, और आप झूठ भी बोल सकते हो। तो इन एडिशन टू दिस, monks and nuns were supposed to strictly observe 3 additional precepts also, which are to avoid eating after midday, सूरज डूबने के बाद फिर मत खाओ खाना, उससे पहले ही खा लो। और एक और बात मैं आपको बता देता हूं, खाना अगर कोई मतलब जैसे मान लो कोई बीमार है, जिसको कमजोरी या कुछ भी है, तो कभी कभार रूल्स तोड़ना भी देखो बनता है, लेकिन खाना जितना हो सके तो एक ही बार खाओ। ओवर ईटिंग के अंदर इन्वॉल्व मत हो कि भिक्कू भिक्कू नहीं बन के भर भर के, मतलब इसका उसका मतलब क्या कहते हैं, अपना जो एक दान पात्र है उसको भर के ले आए और रात भर बैठ के चल रहे हैं, खा रहे हैं। टू अवॉइड मीटिंग आफ्टर मिड डे। उसके बाद टू एब्सटेन फ्रॉम डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक और दूसरे एंटरटेनमेंट, as well as to refrain from using perfumes, ornaments and दूसरे items which are used to adorn or beautify a person. To abstain from using high or luxurious beds or from handling gold and silver, including money. इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। ये आज भी होता है। कुछ जो मोनेस्ट्रीज हैं जो कि बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड नहीं है, वहाँ पर तो मैंने आपको बताया था, जैसे श्रेया दंड पानी की कहानी बताई थी मैंने आपको कि मतलब
वो तो एप्पल का आईफोन और ये जो है मैकबुक वगैरह सब यूज़ करते थे अपनी मोनेस्ट्री के अंदर। लेकिन अगर वो किसी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में होते ना, वो हिंदू मोनेस्ट्री का पार्ट थे। वो अगर किसी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में होते ना, तो नहीं कर पाते वो ये सब काम। रूल्स होते हैं ना यार, रूल्स आपको मानने ही पड़ेगा। अगर आपको अपनी चलानी तो जाओ अपनी मोनेस्ट्री खोल लो फिर। सही बात। मैं बोलने वाला था, पता है, मैं कहने वाला श्रेया, ये वाला तो रूल तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, पूरा पूरा। अवॉइड ईटिंग आफ्टर मिड डे। श्रेया का बस चले, ये तो होता ही नहीं है फॉलो। आई ऑल्सो डोंट यूज परफ्यूम्स एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद कहाँ है भाई हाई और लग्जूरियस बेड्स या फिर गोल्ड और सिल्वर। हाँ, मनी भी हम कैरी नहीं करते हैं, फ़ोन पे ही रहता है सारा पैसा पूरा का पूरा। उसके बाद क्या, मुंह नहीं है, सही बात है। एक बात सुन लेना ज़रा, ये देखो एक बात बताता हूँ। अभी तक हम लोगों ने ना जो अष्टंगी का मार्ग है उसके अंदर 4 मार्ग को कवर करा है, ठीक है। राइट विजन, राइट एटीट्यूड, राइट स्पीच, राइट एक्शन। राइट एक्शन के अंदर 5 तरीके के प्रिंसिपल्स हैं। वॉयलेंस ना करना, प्रॉपर्टी ना चुराना, और करप्ट या फिर सेंशुअल एक्टिविटीज डिजायर्स के अंदर इन्वॉल्व ना होना, झूठ ना बोलना, और धूम्रपान या मदिरा जो है वो यूज़ नहीं करना। अब हम बढ़ रहे हैं 5th अष्टंगिका मार्ग के ऊपर, राइट लाइवलीहुड या प्रॉपर लाइवलीहुड, इसको बोला जाता है सम अजीब। अब देखो सबके आगे सम लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक तो आप इससे याद रख सकते हो, बस आपको प्रीफिक्स तो आपका फिक्स है सम, आपको सफिक्स याद करने हैं सबके अंदर, ठीक है। और याद रखना ये क्वेश्चन अगर आएंगे तो ये इसी के ऊपर आएंगे, S7 के प्रेम्स की स्टेटमेंट, या फिर अगर आपको मेंस में लिखने को आएंगे तो आपको ये खुद से लिख कर आना है। राइट लाइवलीहुड वगैरह ये तो लिखना ही है, लेकिन ब्रैकेट में ये लिखना, पाली प्राकृत के शब्द भी लिखना इंपॉर्टेंट है। तो राइट लाइवलीहुड में क्या होता है, इट सिग्निफाइज अ लाइवलीहुड बेस्ड ऑन करेक्ट एक्शन एंड ऑन द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्सप्लॉयटेशन। अकॉर्डिंग टू बुद्ध इट फॉर्म द बेसिस ऑफ आइडियल सोसाइटी। मतलब आप जिस तरीके से जीवन निर्वाह करना चाहते हो, आपकी सारी हरकतें ठीक होनी चाहिए फिर एक घर परिवार को रेस करने के लिए। यू शुड बी अ मैन ऑफ गुड एबिलिटीज। मैं वुमेन इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैट्रियार्कल कोई सोसाइटी उस टाइम पर थी नहीं जनरली कि जब वुमेन लीड करें। आज भी आप हालत अगर आप देख लो, 99.99% केसेस के अंदर ब्रेड अर्नर मेल ही होता है फैमिलीज के अंदर। ये भी सच्चाई है, बदले आगे चलकर तो बदल जाए, लेकिन ये सच्चाई है। वो अलग, और वो भी उन केसेस के अंदर जो मैं 0.1% छोड़ रहा हूं ना, वो उन केसेस के अंदर कि वाइफ कमाकर बच्चों वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती है, उनकी फीस भरनी है, घर का किराया भरना है, और पति हरामखोरों की तरह दारू पीकर घर पे पड़ा रहता है। ब्रेड अर्नर जनरली मेल है, और अगर फीमेल है भी तो मेल भी उनके साथ साथ कमा रहे हैं। सिंगल मदर है कोई, या कोई डाइवोर्सी है, तो वो अलग बात है, लेकिन जनरली ये चीज़ है। तो राइट लाइवलीहुड का मतलब है कि आपके अंदर सारी वो चीज़ें होनी चाहिए, वो एथिकल प्रिंसिपल होना चाहिए नॉन एक्सप्लॉयटेशन का, और करेक्ट एक्शन तरीके से अपनी करेक्ट एक्शंस लेकर अपनी लाइफ को व्यतीत इस तरीके से करो कि यू शुड बी अ मैन ऑफ गुड स्टैचर इन द सोसाइटी, ठीक है। और इसी की वजह से जब हर कोई इसको फॉलो करेगा तो इट विल फॉर्म द बेसिस ऑफ आइडियल सोसाइटी। फिर राइट एफर्ट और राइट एनर्जी, राइट वाइटलिटी, सम व्यमन। इट सिग्निफाइज आप बिल्कुल होशो आवाज में कॉन्शियसली अपनी लाइफ को डायरेक्ट करते हो, अपनी लाइफ एनर्जी को डायरेक्ट करते हो टू द ट्रांसफॉर्मेटिव पाथ ऑफ क्रिएटिव एंड हीलिंग एक्शन दैट प्रमोट्स होलनेस एंड दस मूविंग टुवर्ड्स कॉन्शियस इवोल्यूशन। अपनी क्षमताओं को, अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में यूज करना, क्रिएटिव एक्टिविटीज में यूज करना। और हीलिंग एक्शन यहां पर क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज का दुख दर्द है, किसी भी चीज का अगर
आपको शारीरिक या मानसिक पेन हो रहा है, आप अपनी एनर्जीज को इस तरीके से यूज करो कि आप उसको हील करो। जैसे आपको अगर ये लगता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आज के ज़माने के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि देखो बुद्धा ने खुद ही हमें परमिशन दे दी है कि उनकी टीचिंग से भी कोई लगाव रखने की ज़रूरत नहीं है। वक्त और हालातों के अनुसार से इसको मोल्ड करा जा सकता है। तो मैं करंट एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आपको अगर ये लगता है पूरे दिन अपने ब्रेन को यूज़ करते करते इतना ज़्यादा आपका बोलने का काम रहता है, दूसरों से आप पूरे दिन बक 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 करते रहते हो और शाम तक आते आते आपके सर की बैंड बच जाती है, उस केस के अंदर सेल्फ हीलिंग यहाँ पर एक्शन क्या होगा कि शांति से बैठ जाओ। अब ना गाने सुनो, ना कुछ सुनो, ना किसी से बात करो, फ़ोन बंद करो और आराम से कमरे के अंदर आकर बैठ जाओ। दिमाग की नस फट जाएगी, कुकर प्रेशर कुकर की तरह वो ब्लास्ट हो जाएगा। चुपचाप शांति से बैठ जाओ अलूफ होकर और दीवारों को निहारते रहो। क्रिएटिव कैसे? अगर आपके पास कुछ स्किल है, दूसरों के साथ पंचायतें करना, चुगलियाँ करना, इधर उधर फालतू के फ़ोन कॉल्स रिसीव करना, उससे बेटर ये है कि अगर आपको कोई ड्राइंग आती है, कोई भी क्रिएटिविटी आती है, कोई भी प्रोडक्टिव एक्शन आता है, आप वहाँ जाकर अपनी एनर्जी को जो है वो उस डायरेक्शन में लगाओ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका राइट माइंडफुलनेस और कंप्लीट और थॉरो अवेयरनेस। समसति, it signifies developing awareness about oneself and keenly watching self behavior। ये वाला जो अष्टांगिका मार्ग के अंदर ये वाला जो मार्ग है ना, ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। आपसे अगर इंटरव्यू रूम में पूछ लिया जाए आपको बुद्धा के बारे में क्या बातें अच्छी लगती हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में क्या अच्छा लगता है, आपने बोला बुद्धिज्म जैनिज्म, पहुँचते 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 आप यहाँ तक पहुँच गए आंसर देते देते इंटरव्यूअर का, तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको उनका कौन सा अष्टांगी का मार्ग सबसे बढ़िया लगता है। 8 जो पाथ हैं उनकी, उनमें से कौन सी पाथ आपको सबसे अच्छी लगती है। राइट माइंडफुलनेस और कंप्लीट और थॉरो अवेयरनेस। आप क्या कर रहे हो, आपका दिन कहाँ जा रहा है, दिनचर्या आपने कैसे बिताई, आप किसी से क्या बोलते हो, क्या कहते हो, इन सारी बातों का आपको ध्यान होना चाहिए। बुद्धा सेज दैट इफ़ यू होल्ड योर सेल्फ डियर, अगर आप अपने आप से प्यार करो, ठीक है, अपने आप को अगर आप कुछ मानते हो, अपने बारे में ही सोचते हो, वॉच योर सेल्फ वेल, अपना ध्यान भी उतना ही रखना। ठीक है। उसके बाद लास्ट है राइट कंसंट्रेशन और मेडिटेशन। सम समाधि, इट सिग्निफाइज समाधि। समाधि का मतलब ये नहीं कि ज़मीन खोद कर गड़ के बैठ जाओ, यहाँ पर अपने आप को गाड़ के बैठ जाओ। इट सिग्निफाइज समाधि इन द सेंस ऑफ, देखो लिखा भी हुआ है, समाधि इन द सेंस ऑफ एनलाइटनमेंट और बुद्धाहुड। समाधि लिटरली मीन्स टू बी फिक्स्ड, एब्जॉर्ब्ड इन और इस्टेब्लिश एट वन पॉइंट। ये आप कैसे कर सकते हो, 5-5, 10-10 मिनट की मेडिटेशन करते हुए भी ले सकते हो समाधि। आपको उस केस में उठना नहीं है कि सामने आपका फ़ोन रखा हुआ है और वो वाइब्रेट कर रहा है और बेड से उठकर देखने लगे उसको, किसका फ़ोन बज रहा भाई, किसके मैसेज आ रहे थे इतनी देर से, कोई तो याद कर रहा मुझे। वो काम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर आप अपनी सेल्फ हीलिंग करने बैठे हुए हो। एंड दस द फर्स्ट लेवल ऑफ मीनिंग इज कॉन्सेंट्रेशन। कैसे? अपने माइंड को एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे फिक्स करके। और मेडिटेशन बुद्धा के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी आगे, बहुत कुछ है इस चैप्टर में भी डिस्कस होने को। खुली आंखों से भी मेडिटेशन होती है। खुली आंखें आपके बहुत ज़्यादा सोच विचारों को लेकर आती हैं, आपके सामने वो लेकर आती है, लेकिन अगर आप अपना माइंड अगर एक फिक्स कर लो एक ऑब्जेक्ट पर, वो भी एक मेडिटेशन है। और ऐसी मेडिटेशन का सबसे बेस्ट तरीका होता है करने का, ज़मीन पर आप बैठो, अपनी हाइट, जब आप बैठ गए ज़मीन पर पलथी मारकर,
जहाँ पर आपका सर है उतनी ही ऊंचाई, बिल्कुल सामने उतनी ऊंचाई पर किसी स्टूल के ऊपर एक कैंडल रखो और कमरे की लाइट जो है वो पूरी की पूरी बंद कर दो, और फिर उस कैंडल को, उसकी जो फायर है उससे आप देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो. दिस इज़ द बेस्ट वे टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन. बहुत पुरानी टेक्निक है, बहुत बार यूज़ होती है. बहुत बार यूज़ होती है इन द सेंस कि एंशियंट मेडिवल टाइम्स पर बहुत बार यूज़ हुई है, और काफ़ी अलग अलग एम्पायर्स, राजाओं ने इसको यूज़ करी है. एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन. अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कॉन्सेंट्रेशन की कमी है या फिर आप भुलक्कड़ होते जा रहे हो, ये वाली प्रैक्टिस बहुत अच्छी है. लेकिन आंखें बंद आँखें से अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो और अगर आपका ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पर केंद्रित है, वो भी एक बढ़िया चीज़ है. Second level of meaning goes further and it represents the establishment, not just of mind but also of the whole being in various levels or modes of consciousness and awareness. Establishment मतलब क्या? सिर्फ आपने अब अपने माइंड को एक ठोस करके टिका कर नहीं रखा हुआ है एक जगह पर, एक थॉट के ऊपर, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर, आप चाहे वो बंद आंखों से चाहे खुली आंखों से, बट आप अपने अंदर अब झांकना स्टार्ट कर रहे हो अलग अलग लेवल पर. आप अपने अलग अलग लेवल्स की जो कॉन्शियसनेस है उसको एक्सप्लोर कर रहे हो. हमारे 3 लेवल होते हैं जैसे माइंड के. कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, एंड अनकॉन्शियस माइंड. इसके बारे में आप कभी अवेयर नहीं हो सकते. अनकॉन्शियस माइंड की बातें आपको ड्रीम्स की फॉर्मेट के अंदर दिखती हैं. तो डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने यह कहा था कि अगर आपको अपने अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना है तो सपनों के पैटर्न को समझना पड़ेगा. सपने 2 ही रीजंस की वजह से आते हैं, ईदर योर बिगेस्ट डिजायर और ग्रेटेस्ट फियर. रिपीट, सपने 2 ही रीजंस की वजह से आते हैं, ग्रेटेस्ट डिजायर या बिगेस्ट फियर. कोई भी सपना 15 मिनट का होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है. उसके अंदर आप जो रंग भरते हो वो आपकी इमेजिनेशन होती है. वो सारे कैरेक्टर ने क्या पहन रखा था, आप किसके सपने में आए थे, आपके सपने में कौन आया था, जो भी कोई भी सपना देख रहा है आपका या आप किसी का, उसके अंदर जिसने जो भी शर्ट पहन रखी थी, पैंट पहन रखी थी, आसपास जो भी रोड थी, गाड़ी का कलर था, घर का गेट था, उसके अंदर वो क्रिएटिविटी से आपने रंग भरे हैं. और ड्रीम एनालिसिस के थ्रू डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत सारे पेशेंट्स को डील करा है. द पेशेंट्स हु सफर्ड फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया, डिसऑर्डर्स लाइक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिससे मंजुलिका सफ़र करती है विद्या बालन भूल भुलैया मूवी में. और इसको कहते हैं साइकोडायनेमिक थेरेपी, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बिहेवियर थेरेपी के बारे में बताया. तो ये सारी बातें तो सिगमंड फ्रॉइड क्या ही करेगा शैलजा, जब गौतम बुद्ध पहले ही कर चुके हैं. साइकोलॉजी जैसा सब्जेक्ट हमारे देश में कभी ना सक्सेसफुल हुआ है, ना अभी आसपास हो सकता है. उसका दोस्तों सिंपल सा रीज़न देखो ये है कि आज भी अगर किसी हिंदुस्तानी को कोई दिक्कत होती है, मानसिक रोगी अगर कोई है, तो वो श्रेया एक साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाने से पहले 99.99% केसेस के अंदर, या फिर आप तो ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के केस के अंदर ऑलमोस्ट 100% केस ही मान लो, वो पहले बालाजी जाएगा. हमारे यहाँ कभी भी
मनोवैज्ञानिक धर्म को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, कंटेम्प्रेरी रियलिटी को देखते हुए तो नहीं कर सकते, राइट? ये एक ऐसी आर्ग्यूमेंट है जो कि आप बिल्कुल आंखें बंद करके किसी को भी दे सकते हो, जो क्योंकि ये सच्चाई है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप अगर मे नॉट गॉट टू सो, ऐसा कोई भी हो, हल्का सा भी अगर आप परेशान हो या जो भी हो, कुछ भी हो, तो घर वाले हमारी यही तो कहेंगे ना हमें, किसको शिव जी का जल पिला दो, है ना, या कोई इसको तुलसी का पत्ता खिला दो, भगवान का चखा हुआ प्रसाद खिला दो। ज़्यादा गंभीर है तो इस मंदिर ले जाओ या मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, झड़वा लाओ कहीं से जाकर, ऐसी बातें होती है ना। और मजाक की बात यह है कि इससे इंसान को रिलीफ भी मिल जाता है, ये भी तो डिनाई नहीं कर सकते चलिए हम। जैसे साइकोलॉजी में इंसान को फूल करने के लिए टेक्निक होती है, एक के इंसान को ना डिसऑर्डर हो जाता है। कौन सा डिसऑर्डर? सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हो जाते हैं इंसान को। इसके अंदर क्या होता है, इंसान कहता है कि मेरा ऑपरेशन कर दो, मुझे दवाइयाँ खिला दो, डॉक्टर कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उसकी विचारधारा ऐसी बन जाती है कि नहीं, जब तक मैं दवाई नहीं खाऊंगा, इंजेक्शन लगाऊंगा, ग्लूकोज की बोतल नहीं चढ़वाऊंगा, तब तक कुछ होगा नहीं। तो जो हैवी डोज का इंजेक्शन मांगता है डॉक्टर वो दे नहीं सकता, डॉक्टर नौकरी से जाएगा और ये बेचारा जान से जाएगा। डॉक्टर ऐसे केस में ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा देता है और उसको बोलता है मैंने तुम्हें उसी दवाई का इंजेक्शन लगाया है, और ये पर्सन मेंटली शांत हो जाता है ये सोचकर कि हाँ जो मैं मांग रहा था मुझे वही मिला है। तो क्या ये दिमाग को फूल करने वाली बात ही तो हुई। छोटे बच्चे नहीं होते हैं, उनको दूध में पार्ले जी घोल के पिला दिया जाता है और कहते हैं लो चाय आ गई आपकी, या बोर्नवीटा। जब घर वाले कहते हैं कि नहीं इनको बताना नहीं है कि चाय क्या होती है क्या नहीं होती है, अभी से ही आदत लग जाएगी। पागल बनाने वाली टेक्निक्स। तो ये हमने पढ़े कुछ बुद्धा के अष्टांगिका मार्ग, 8 जो पाथ हैं, ठीक है, सबको समझ में आया? तो 4 नोबल ट्रुथ का जो लास्ट ट्रुथ होता है, चौथा ट्रुथ, वो क्या बोलता है कि आप अपनी सफरिंग को एंड कर सकते हो एनलाइटनमेंट, निबन या निर्वाण, कुछ भी करो उसको अटेन करके। और उसका रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है, अगर आपको वो अटेन करनी है तो यू शुड टेक 8 फोल्ड पाथ, है ना। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।